हाल है आप सबके? आजकल आपको लग रहा होगा कि कोई दिन में 3-3 4-4 वीडियो आ रही है। पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये तो पढ़ाई जा रहा है। दिन भर देखो तो 3-3 वीडियो डाल रहा है, पढ़ा पढ़ा के हमें परेशान हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, काम तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। अपने जो आर्टिकल है पार्ट 3 में 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल, ये अपन को फंडामेंटल अपने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर उन राइट्स का प्रोटेक्शन के बारे में ही अपन ने बात नहीं करी, वो अपन को फंडामेंटल राइट, लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स का भी तो एक प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो आज अपन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है किसी भी बीमारी का इलाज। तो आज इलाज करा है फंडामेंटल राइट्स की बीमारी। फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्शन मिली है आर्टिकल 32 में। वो क्यों मिली है? क्योंकि अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बातें सुन के उसके बिहाफ में 5 तरीके की रिट को इशू करती है। 5 तरीके की रिट कौन कौन सी है? हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चियोररी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंट। ये 5 तरीके की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करती है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 एक जैसे ही आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है रिट इशू करने का। आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को पावर देती है रिट इशू करने का। लेकिन इसमें एक बात यह है कि आर्टिकल 32 एक खुद एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए आर्टिकल 32 बाउंड है कि बस ये रिट जो इशू करेगी सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही इशू करेगी। लेकिन आर्टिकल 226 जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो रिट इशू करेगा ही करेगा, लेकिन अदर मैटर्स में भी वो रिट इशू कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 के जो प्रोटेक्शन के रिट इशू के जो राइट हैं, ये सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, क्योंकि फंडामेंटल राइट पूरे ही सस्पेंड हो जाएंगे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। लेकिन आर्टिकल 226 जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए उनके जो रिट इशू जो होगा वो सस्पेंड नहीं होगा नेशनल इमरजेंसी के टाइम। तो ये इनका रिट ज्यूरिस्डिक्शन था आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 का। इसी बात को देखते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोला है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, कि अगर किसी भी पर्सन के राइट जो है अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को माना गया है गारंटर और डिफेंडर माना गया फंडामेंटल राइट का, कि सुप्रीम कोर्ट के पास में अगर कोई आदमी जाता है ये बात लेके कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो इस चीज में लेके आप रिट इशू करो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को जो है गारंटर और डिफेंडर माना गया है किसका? फंडामेंटल राइट का। 5 तरीके की रिट कौन सी? हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चियोररी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं हैबिस कॉर्पस की। हैबिस कॉर्पस रिट कब इशू होती है? जब अगर कोई पर्सन इलीगली डिटेन्ड होता है। अगर पुलिस ने किसी भी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लिया तो उसके ऊपर ये रिट इशू करी जाती है और उसको कोर्ट के सामने पेश करा जाता है। मतलब अगर कोई पर्सन जो है वो इलीगली डिटेन्ड हुआ तो कोर्ट इशू करेगी इस रिट को प्रेजेंट करने के लिए डिटेन्ड पर्सन को कोर्ट के अंदर। और ये रिट इशू किन किन के लिए होगी? इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी हो सकती है और गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकती है। आई बात समझ में? हैबिस कॉर्पस रिट जो है वो किन के लिए होगी? अगर कोई पर्सन इलीगली डिटेन्ड हो रहा है, वो गलत काम करता हुआ पकड़ा जा रहा है, तो कोर्ट उसके ऊपर ये हैबिस कॉर्पस रिट इशू करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उस पर्सन को कोर्ट के सामने, डिटेन्ड पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करना है। और ये जो रिट इशू हो सकती है किन किन के लिए हो सकती है? गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल पर्सन के लिए हो सकती है। ये हो जाती है बात खत्म हैबिस कॉर्पस की। दूसरी बात आती है मैंडेमस। मैंडेमस की जो रिट है ये इशू होती है अगर कोई पर्सन लीगली या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है।
गवर्नमेंट या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा, नॉट ओबेइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली, देन कोर्ट हैज द राइट टू इशू द रिट। कौन सी रिट? मैंडेमस। और ये रिट इशू किन किन के खिलाफ होगी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के खिलाफ रिट इशू होगी। क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, गवर्नमेंट का आदमी है, वो ढंग से काम नहीं कर रहे, अपना ड्यूटी टाइम टू टाइम नहीं प्रॉपर परफॉर्म कर रहे, उनके लिए ये रिट इशू होगी। और प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कोर्ट में अगर कोई आदमी ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर रिट इशू होगी, उनके ऊपर होगी। और किन किन के लिए नहीं होगी? प्रेसिडेंट के ऊपर रिट इशू नहीं होगी, स्टेट का हेड गवर्नर के ऊपर रिट इशू नहीं होगी, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए रिट इशू नहीं होगी। अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क दे रहे हो तो वो भी प्राइवेटली दे रहे हो, उसके लिए ये रिट इशू नहीं होगी। और चीफ जस्टिस जो होंगे हाई कोर्ट के, उनके लिए ये रिट इशू नहीं होगी। तो मैंडेमस का क्या? अगर कोई पर्सन लीगली और कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे है और अपनी ड्यूटी नॉट ओबेइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली, तो ये रिट इशू होगी उसके अगेंस्ट। और ये रिट है इनएक्टिव आदमी को एक्टिव बनाती है। अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे तो उनके ऊपर अगर रिट इशू हो रही तो वो इनएक्टिव एक्टिव बन रहा है, कोई काम करने लग रहा है। और ये रिट इशू किसके अगेंस्ट होगी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अगेंस्ट। किनके लिए नहीं होगी? प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, चीफ जस्टिस और वर्क अगर कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है तो उनके लिए रिट इशू नहीं होगी। दूसरी कंप्लीट होती है अपने मैंडेमस। तीसरी आती है सर्चियोरैरी। ये रिट इशू होती है, अपर कोर्ट ये रिट इशू करता है लोअर कोर्ट पे। क्यों करता है? अगर लोअर कोर्ट अपना वर्क उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर करती है तो अपर कोर्ट के पास में अधिकार है कि वो लोअर कोर्ट के ऊपर ये रिट इशू करे। अब भाई ये रिट इशू हो गई, अब ये रिट जो इशू हो सकती है अगर हियरिंग कंप्लीट हो गई हो, अगर कोई केस चल रहा है कोर्ट में और उसकी हियरिंग कंप्लीट हो गई और बाद में अगर कोई ये रिट लेके आता है कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है और ये रिट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये रिट का अधिकार है, हमें अधिकार मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो सर्चियोरैरी में आप ये इस केस को वापस से सुनवाई करो। तो अगर हियरिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में भी ये रिट इशू हो सकती है और इसके बिहाफ में अपर कोर्ट जो होगा वो केस अपने हाथ में ले लेगा और फिर वो सुनवाई करेगा उस केस में। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिट है ये इशू करी थी, किसके लिए? रूल करके बोला था अब ये रिट इशू होगी एग्जीक्यूटिव के लिए भी। एग्जीक्यूटिव के लिए भी सेम अधिकार है, सेम है, इसलिए एग्जीक्यूटिव के लिए भी रिट इशू करी जाएगी। तो सर्चियोरैरी में क्या? अपर कोर्ट रिट इशू करेगा लोअर कोर्ट के ऊपर अगर वो अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर काम करता है, और हियरिंग कंप्लीट होने के बाद भी रिट इशू हो सकती है और अपर कोर्ट जो होगा वो केस अपने हाथ में ले लेगा। रिट इशू होने के बाद में केस अपने हाथ में ले लेगा, वो ही फिर सुनवाई करेंगे उस केस में। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिट किसके लिए इशू कर दी थी? एग्जीक्यूटिव के लिए भी इशू कर दी। प्रावधान निकाल दिया था कि आपसे अगर फंडामेंटल राइट का वायलेट हो रहा है, अगर एग्जीक्यूटिव किसी के फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन करती है तो रिट उनके ऊपर भी इशू करी जा सकती है। बात आती है अब प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन क्या होगा? इसमें भी सेम ही है कि अपर कोर्ट रिट इशू करेगा लोअर कोर्ट के लिए अगर वो अपना काम अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर करते हैं। मतलब ज्यूरिसडिक्शन के बाहर के, अगर लोअर कोर्ट सही से काम नहीं कर रहा, लोअर कोर्ट इलीगल तरीके से काम कर रहा है तो ये रिट इशू हो सकती है। काम तो कर रहा है, इसीलिए ये रिट एक्टिव आदमी को एक्टिव को इनएक्टिव बनाती है। क्या करती है? एक्टिव को इनएक्टिव बनाती है। और रिट सिर्फ इशू होगी किन के लिए होगी? सिर्फ जुडिशरी के ऊपर इशू होगी ये रिट। तो प्रोहिबिशन के क्या है? अपर कोर्ट रिट इशू करेगी लोअर कोर्ट के लिए अगर लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर काम कर रहा है तो। और ये जो रिट है ये इनएक्टिव को एक्टिव को इनएक्टिव बनाती, सॉरी बाय मिस्टेक, एक्टिव को इनएक्टिव बनाती है और ये सिर्फ इशू होगी जुडिशरी के लिए। प्रोहिबिशन अपना कंप्लीट। आगे बात समझ में प्रोहिबिशन की। क्वो वारंटो। क्वो वारंटो क्या है? अगर कोई पर्सन कहीं नौकरी मांगने जाता है
और उसको नौकरी मिल जाती है और वो फर्जी अपने डॉक्यूमेंट बना के लेके जाता है, उसके पास में प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं होती उस चीज की, नहीं होने के बावजूद वो कहीं से जुगाड़ कर कुरा के डिग्रिया विग्रिया कहीं फर्जी बना के लेके जाके और नौकरी पे लग जाता है। बाद में अगर इस चीज का पता लग जाता है कि भाई इसके पास में ये डिग्री नहीं है, इसने पैसे दे के डिग्री बनवाई है, तो ये रिट इशू होगी उस पर्सन के ऊपर जो कि अपॉइंट हो रहा है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर ये रिट इशू नहीं होगी, क्योंकि उनने तो डॉक्यूमेंट देखे हैं, बाद में उनने जांच पड़ताल करी है कि भाई हाँ भाई इसके जो डॉक्यूमेंट है ये फर्जी है, इसीलिए उस पर्सन के ऊपर ये रिट इशू होगी जो कि अपॉइंट हो रहा है। और ये रिट इशू नहीं हो सकती पर्सनल स्टाफ, मिनिस्टर का जो पर्सनल स्टाफ है उसके ऊपर ये रिट इशू नहीं हो सकती। मतलब क्या है, क्यो वारंटो जो रिट है ये इश्यू होगी अगर पर्सन के पास में जो वो पोस्ट पे है उसकी क्वालिफिकेशन अगर उसके पास में नहीं है, और बाद में अगर इस चीज का पता लग जाता है कि इसके पास में इस चीज की क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी ये इस नौकरी पे है, तो ये रिट उसके खिलाफ इशू होगी, पर्सन के खिलाफ होगी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के खिलाफ इशू नहीं होगी। और ये जो रिट इशू किन के खिलाफ नहीं हो सकती, मिनिस्टर का जो पर्सनल स्टाफ जो होगा उसके खिलाफ ये रिट इशू नहीं हो सकती। तो ये बात आती है अपने क्यो वारंटो की। अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो आर्टिकल है 32, ये आर्टिकल होता है खत्म। इसमें अपन ने आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का रिट जुरिस्डिक्शन देख लिया कि आर्टिकल 32 तो बाउंड है फंडामेंटल राइट्स के लिए, और आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट के जो आर्टिकल है वो बाउंड नहीं है, इसलिए वो अदर मैटर्स में भी रिट इशू कर सकते हैं। अपने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इसको हार्ट एंड सोल बोला है कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आती है अपने आर्टिकल 32, जिसमें अपन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हुई है कि अपने फंडामेंटल राइट को अगर कोई वॉयलेट करता है तो अपन सुप्रीम कोर्ट में जाके, अपने पास में ये अधिकार है, अपन सुप्रीम कोर्ट के पास में जाके बताए कि हमारे फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को सुन के उनके लिए रिट इशू करे। 5 तरीके की रिट, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चियोरेरी, प्रोहिबिशन और क्यूरो वारंट। तो ये बात आती है अपने आर्टिकल 32 की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, ये होता है खत्म। बाकी के जो आर्टिकल बचे हैं, एक आर्टिकल 31 भी है राइट टू प्रॉपर्टी का, आर्टिकल 33 है, 34 है और 35 के 2 पार्ट है। ये अपन करेंगे कल की वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।